नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से CBSE बोर्ड टर्म 2 का साइंस का प्रैक्टिस पेपर करवाने वाला हूं, जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और यह पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप पहले जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा गया है वो आप देखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक ए बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस, एक्यूट या क्रोनिक। तो जो कॉमन कोल्ड होता है बच्चों, वो क्या होती है, एक्यूट डिजीज होती है। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में क्या अंतर होता है? जो शॉर्ट टाइम के लिए जो होती है वो डिजीज क्या होती है बच्चों, एक्यूट डिजीज होती है। और जो क्रोनिक डिजीज होती है वो क्या होती है बच्चों, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। उसके बाद में बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, नेम द टू क्रोनिक डिजीज। टू क्रोनिक डिजीज के आपको नाम लिखने हैं। नेम टू क्रोनिक डिजीज। तो बच्चों आपको पता है कि क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है जो लॉन्ग समय के लिए क्या करती है, अपना इफेक्ट करती है, यानी लंबे समय तक आपको वो बीमारी रह सकती है। तो उनमें अगर आपको दो नाम लिखने हैं तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं टीबी लिख सकते हैं, आप कैंसर लिख सकते हैं, आप डायबिटीज़ लिख सकते हैं, आप एड्स लिख सकते हैं। तो ये जो डिजीज़ होती हैं बच्चों, ये क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपसे दो पूछा गया तो आप दो का ही नाम लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल्स एंड इक्वेटर। जो जी की वैल्यू जो होती है वो कैसे वेरी करती है। तो आपको पता है कि बच्चों कि हमारी अर्थ जो होती है वो स्फीयर नहीं है, एक स्फीयर फॉर्म की नहीं है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो इलिप्सोइड फॉर्म की होती है, यानी इस प्रकार से, आपको मैं बताता हूँ, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, पोल्स होते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इक्वेटर। ये होता है हमारे पोल्स। तो पोल्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इक्वेटर पर जो वैल्यू होती है जी की वो क्या होती है, कम होती है। तो आपको बताना है हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल्स। तो पोल्स पे जो होती है वैल्यू जो जी की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इक्वेटर पे क्या होती है, कम होती है, यानी मोर जी की वैल्यू। और यहाँ पे क्या होती है बच्चों, लेस होती है। तो इस पॉइंट का आपको याद रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया है कि इफ योर वेट इज 66 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन मून। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो वेट होता है कहाँ पे, मून पे, वो 1/6 होता है किसका, वेट ऑफ अर्थ। अब आपको पता होना चाहिए कि मास कभी चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज होता है। तो आपको क्या करना है, जो अर्थ का जो वेट है उसका 1/6 कर देना है, यानी 1/6 करते हैं हम 66 न्यूटन का, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 66 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 न्यूटन जो क्या होगा, 11 न्यूटन जो वेट होगा वो आपका कहाँ पे होगा, मून पे होगा। बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है देखो, विल योर मास इंक्रीज या डिक्रीज ऑन मून सरफेस। तो बच्चों मास की अगर हम बात करें तो मास क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो हम इसी क्वेश्चन में ये लिखेंगे कि मास डज नॉट चेंज एट मून सरफेस। उसके बाद में इसमें ऑप्शनल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, उस ए वाले पार्ट का हम डिस्कस करते हैं। ए बॉल फ्रीली फॉल्स फ्रॉम द टेरेस ऑफ ए बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स to the ground in 2 seconds. What is its speed on striking the ground? तो बच्चों आपको इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ए टी। आपको ये इक्वेशन इसमें यूज करनी है। और u जो होता है आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारी 0 है। और a जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि 10 यूज करना है। तो 10 इंटू में टाइम जो है वो आपको दे रखा है 2 सेकेंड। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपकी आ जाएगी v, यानी v कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अगर आपसे ये पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि हाइट क्या होगी उस बिल्डिंग की जहाँ से हमने बॉल को गिराया, तो मतलब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, इसमें आपको यूज करनी है ये वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन इस क्वेश्चन इस पार्ट बी में यूज करना है आपको। तो u क्या है बच्चों 0 है, तो इसका मतलब s किसके बराबर आ जाएगा हमारा हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर के बराबर आ जाता है। ए का मतलब यहाँ पे हमें यूज करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 10 यूज करना है, और टी यहाँ पे दे रखा है 2 दे रखा है 2 सेकंड, इन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा बच्चों 20 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बी वाला पार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 4 में पूछा गया कि पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, राइट एटलीस्ट 2 मोर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए गुड हेल्थ। तो आप बच्चों लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि ऐसी 2 कंडीशन लिखनी है आपको कि जो गुड हेल्थ के लिए जरूरी होती है। तो आप देखो बच्चों इसमें लिख सकते हैं डेली एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बैलेंस डाइट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बैलेंस डाइट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल हाइजीन यानी पब्लिक हाइजीन इसमें लिख सकते हैं, पब्लिक हाइजीन इसमें आप यानी जो साफ सफाई जो होती है बच्चों वो क्या होती है जरूरी होती है। तो ये 3 आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, 2 पूछा गया है, तो इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा इसमें ऑप्शनल में जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों उसमें क्या पूछा गया है, हाउ डज ए डॉक्टर डायग्नोजिस द डिजीज इन डिजीज पर्सन। सबसे पहले ये पूछा गया इसमें कि कोई डॉक्टर जो होता है वो किसी बीमार व्यक्ति को कैसे उपचार करता है उसका। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करता है, उसमें क्या करता है वो ऑब्जर्व करता है, क्या देख करता है कि किस बीमारी के उसके अंदर सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स की वो पहले क्या करता है उसके अंदर जांचता है कि किस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, उसके आधार पे वो क्या करता है वो उसको क्या देता है दवाइयाँ देता है, मेडिसिन प्रेफर करता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, नेम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट आल्सो राइट द रिस्पेक्टिव चार्ज ऑन दीज। आपको 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम लिखने हैं। तो आपको पता है कि एटम जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तब अब आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना है। प्रोटॉन पे जो होता है वो प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और जो न्यूट्रॉन होता है आपका उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, यानी 0 होता है उसके ऊपर चार्ज। तो आप इनमें से कोई 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिख सकते हैं और उनके चार्ज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है और न्यूट्रॉन पे कितना होता है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या पूछा गया है देखिए, द मास ऑफ फ्लोरीन इज 19 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, राइट द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स एटम। आपको पता है कि बच्चों की फ्लोरीन जो होता है उसका सिंबल हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो दे रखा है 9 और एटॉमिक मास नंबर दे रखा है 19। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब आपको पता है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो एटॉमिक नंबर 9 का मतलब ये होता है कि इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और इतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 9 है। अगर हम ये जो 19 है ये एटॉमिक मास जो होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो अब अगर हम एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, एटॉमिक नंबर माइनस कर दें बच्चों, एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो देखिए हम 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम
19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10। इसका मतलब 10 क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है। 10 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो आपको यही बताने थे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है। टू एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड 17 आर रिप्रेजेंटेड बाय x एंड y। मान लेते हैं ये हमारा x जो है वो 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और y वाला जो है उसका 17 है। तो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ दीज टू एलिमेंट। आपको पता है कि 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, और कार्बन को हम इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका मतलब लास्ट सेल में इसकी 4 की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, x की वैलेंसी रहेगी बच्चों 4 रहेगी। ये आपको याद रखना है। y को हम किस प्रकार से फिल करेंगे, y जो 17 वाला ये क्लोरीन का होता है, इसको हम इस प्रकार से बनेंगे 287। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। यानी x का मतलब x की वैलेंसी जो रहेगी बच्चों वो रहेगी हमारी, x की वैलेंसी जो है वो 4 आई है हमारी, और y की क्या आई है 1। तो ये आपको बताना है। और x जो है वो क्या है कार्बन, और y जो है वो क्या है आपका क्लोरीन। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में देखिए क्या पूछा गया है। सेक्शन बी में एन एरो मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ए स्ट्रेच्ड बाउ। एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस इन द प्रोसेस। तो देखिए जब कोई धनुषदार तीर चलाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसकी कमान को खींचता है, यानी वो मसल्स का यूज करता है। तो यानी मसल्स जो एनर्जी होती है, मसल्स जो एनर्जी होती है वो सबसे पहले उसके हाथों में क्या होती है, मसल्स एनर्जी, वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में। ये इसका क्या रहेगा, एनर्जी का पैटर्न रहेगा जो चेंज होती है। उसके बाद में बी वाले पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। ए गर्ल ऑफ 40 kg climbs up on her house terrace which is 15 feet above the ground. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों की जो 15 फीट है इसको हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। मास दे रखा है 40 kg, और जी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, आपको पता है कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका हम 10 यूज कर लेते हैं। और हाइट जो होती है वो 15 फीट, लेकिन यहाँ पे 1 फुट किसके बराबर होती है, 0.3 मीटर। तो 15 फीट कितनी किसके बराबर आएगी, 4.5 मीटर के बराबर। इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 18,000, 1800 जूल आ जाएगा। 1800 जूल आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों इसके ऑप्शनल में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर हावर टू 72 किलोमीटर पर हावर। इफ द बस ऑफ मास ऑफ बस इज 1000 kg। तो देखिए यहाँ पे आपको यूज करना है, जो पहले आपकी V1 दे रखी है वो 36 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, और V2 दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर हावर। तो देखिए पहली केस में हम यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस में आपको इसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, V1 स्क्वेयर लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम हाफ, पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 36 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे मास कितना दे रखा है बस का 1000, और इंटू में 10 का स्क्वेयर। इसी प्रकार से V2 सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ एम V2 स्क्वेयर। तो इस प्रकार से 1/2 इंटू में 1000, और हम 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर करेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों की हम ऊपर नीचे, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 निकालेंगे हम। तो हमारी क्या निकल के आएगी बच्चों, वो आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट ही। वो आएगी हमारी, एक केस में आ जाएगी 20 वाले में आएगी हमारी 2 लाख, यानी ये आ जाएगी 2 लाख जूल। और दूसरे में आएगी
50,000 जूल। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 50,000। तो ये हमारी क्या आ जाएगा, जूल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में, इसके सेकंड क्वेश्चन में नहीं, आपसे अगले क्वेश्चन में यानी 9 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलोंग विद इट्स इक्वेशन। तो बच्चों आपको इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना है। इसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है कि टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड m2, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, वो फोर्स उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के, और उनके बीच के जो डिस्टेंस होती है दो ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच सेंटर से जो दूरी होती है बीच की दोनों की, उनकी क्या होती है, डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों फैक्टर को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो जी का हम क्या लिखेंगे, जी बराबर है, जी बराबर है, जी नहीं सॉरी, एफ बराबर है, एफ क्या आएगा हमारा, एफ जो बराबर होता है वो जी इंटू में m1 m2 अपोन में आर स्क्वेयर, इसके बराबर आ जाएगा। और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसके आपको बताना है एप्लीकेशन भी, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो इंपॉर्टेंस में आपको क्या लिखना है बच्चों कि जितने भी जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो इसी फोर्स के द्वारा इसके चारों ओर मतलब चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा जो भी आप देखते हैं जो हमारे स्टेलाइट होते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसके रिवॉल्व लगाते हैं अर्थ के अराउंड। मून की जो रोटेशन होती है अर्थ के अराउंड वो भी इसी कारण से होती है। और जो स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होती है, वाटर इन रिवर्स, इनकी मूवमेंट भी किसके कारण होती है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट डज जी एंड जी, ये जो कैपिटल जी और जो स्मॉल जी होता है इसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है। यानी जी जो होता है ये क्या होता है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। और जी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसमें आपको बताना है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है AlOH3, ये इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा क्या पूछा गया, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है। उसके बाद में देखिए बच्चों आगे बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, बी वाले पार्ट में पूछा गया है कि नेम द फ्लोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस कंपाउंड का नाम क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए बच्चों 11 पे चलते हैं क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आपको पता है कि इसका ग्लूकोज का हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास आपको बताना होना चाहिए बच्चों के। कार्बन का पता है आपको, कार्बन देखो यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, कार्बन का 6 एटम है तो 6 इंटू 12, एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 तो 16 इंटू में 6, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा जो 180 यूनिफाइड जो इसका मतलब होता है टोटल क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। उसके बाद में इस बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो आपको पता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 का जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में कितने एटम होता है एविगेड्रो नंबर के बराबर, उनकी वैल्यू जो होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर आते हैं। तो इतने एटम्स इसके अंदर होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डिफाइन कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन और एनाइन को आपको डिफाइन करना है। कैटाइन और एनाइन कब होते हैं बच्चों, जब कोई एटम
के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तब वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। जैसे मान लेते कोई एक्स एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये मान लेते कोई एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटाइन में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तब ये किस फॉर्म में बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। अगर कोई एलिमेंट, एक्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो तब ये क्या कहा जाएगा कि ये क्या है, कि ये एनाइन है। अब देखो जो कैटाइन होता है वो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एनाइन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कैटाइन और एनाइन, ये दोनों क्या है, आयन है। आयन के दो टाइप होता है, एक कैटाइन और एक क्या होता है, एनाइन। उसके बाद में पूछा गया इसमें, व्हेन सोडियम क्लोराइड डिजोल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म सोडियम एंड क्लोराइड आयन कैटेगराइज इनटू कैटाइन एंड एनाइन। देखिए सोडियम क्लोराइड है, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। अभी ये जो सोडियम आयन है ये आपको पता है बच्चों क्या होता है, प्लस चार्ज होता है तो उसको कैटाइन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। तो ये आपको बताना था, तो आप इसको इजीली से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट आर आइसोटोप्स, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ द आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप वो होते हैं बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफर हो। इन एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक जो मास होता है वो क्या होता है, उनका डिफरेंट होता है। ये आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो हाइड्रोजन का पहला प्रोटियम, फिर दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटियम। यानी इनका सभी का एटॉमिक मास क्या है, बराबर नहीं है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रत्येक का क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से मैं आप इसके अन्य एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आइसोटोप की एप्लीकेशन क्या है। अब आपको एप्लीकेशन में बताना है कि जो कोबाल्ट 60 होता है उसका उपयोग हम कहाँ पे किया जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए, कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपका जो आयोडीन जो होता है उसका आपकी थायराइड की जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए आयोडीन 131 उसका हम यूज़ कहाँ पे किया जाता है, गोइटर बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफाई द एटम whose structure is shown in given diagram। आपको इस एलिमेंट को आपको पहचान करना है, ये एटम क्या है। तो देखिए पहले के में इसके देखिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं हम। तो पहले के में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एल में कितने 8, और एम में कितने 2। तो ये इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 12, और 12 जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो हम बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है ये मैग्नीशियम की है और उसका एटॉमिक नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं जो आपका सेक्शन 3 में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए 14 में क्या दे रखा है बच्चों, कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, राजू ऑब्जर्व दैट इन हिज हाउस फ्लोइंग डिवाइस आर यूज्ड एवरी डे। तो देखिए इसके घर में क्या क्या डिवाइस यूज होती है, 4 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वाट फॉर 8 आवर्स, a TV of 120 watt for 6 hour, a water pump motor of 1000 watt for 1 hour। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इन सभी की क्या निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे हम, यूनिट निकाल लेंगे, यानी किलो वाट आवर में इनको इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको बता देखो पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों पहले की कैसे निकालेंगे। तो पहले जो वाट है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, किलो वाट में। तो 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.04, ये क्या आ जाएगा, किलो वाट, क्या आ जाएगा, किलो वाट। अब ये कितनी ट्यूबलाइट है, 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने घंटे चलती है, 8, यानी 8 घंटे चलती है। तो इनको हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे जो वैल्यू जो आंसर निकल के आएगा वो 128 किलोवाट हावर, ये हमारा निकल के आता है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड पार्ट है ए टीवी 120 वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.12, और उसके बाद में इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो वो आएगी 0.72। इसी प्रकार से अगर हम वाटर पंप है, इसकी 1000 वाट है, 1000 वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1 किलोवाट आ जाएगा, और 1 किलोवाट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 किलोवाट हावर, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देंगे, हम सभी की किलोवाट को जोड़ेंगे इस, यानी पहले पार्ट की सेकंड की, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 3 किलोवाट हावर। कितना आ जाएगा, 3 किलोवाट हावर। तो यहाँ पे आपको एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 किलोवाट। सभी जो इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं घरों में यूज कर रहे हैं, उन सभी की पावर जो यूनिट निकालते हैं वो कितनी आएगी, 3 किलोवाट हावर। ये हमने अभी निकाला है। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो देखिए, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच्ड ऑन। ट्यूबलाइट को जब हम जलाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी का किस में ट्रांसफर होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है बच्चों, लाइट एनर्जी में। तो ये आपको बताना था पहले पार्ट में, तो ये हो जाएगा। सुजेस्ट टू मेजर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। आपको दो ऐसे मेथड बताने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे बताते हो कि इलेक्ट्रिसिटी सेव कैसे की जाती है। तो आप देखो, जब हम घरों में अननेसेसरी दिन में हम लाइट जो मतलब हमारे बल्ब जलते रहते हैं, तो उनको हमें क्या कर देना चाहिए, दिन में लाइट जलानी नहीं चाहिए। और जो हमारे लिए जितनी ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पंखा चल रहा है तो अननेसेसरी हम घर पे है नहीं, तो हम ऐसी चीज़ों को क्या करना है, हमें उनको मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है, हमें स्विच को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है ऐसी केसेस में। तो इस प्रकार से आपको ये मेथड लिखने हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचा सकते हैं। और हम क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को अलावा हमें हम बोल सकते हैं कि हमें जो सन की जो एनर्जी है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, यानी जो सोलर एनर्जी है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। उसके बाद में सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी दिस हाउस इलेक्ट्रिसिटी विल बी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इफ द गिवन रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज 3 पर यूनिट। यानी 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 3 रुपये। तो आपको बच्चों पता है कि टोटल यूनिट कहाँ कितनी आई थी, 3 किलोवाट पर हावर आया था। इसका मतलब ये किसके बराबर है, 1 किलोवाट पर हावर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। तो इसका मतलब ये कितनी यूनिट है हमारी, 3। तो 3 को अगर मार्च का मंथ है तो उसमें कितने डे होते हैं, 31 होते हैं, और उसका 1 यूनिट का खर्चा जो है वो 3 रुपीज़ है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 1 9 9 3 27। तो इसका मतलब ये हमारा खर्चा आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है कि ए डॉग बाइट्स ए बॉय व्हेन ही डिस्टर्बिंग हिम इन ए स्ट्रीट। एक बच्चे को कुत्ता खा जाता है, जब कुत्ते को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इन हिज फादर टेक्स हिम टू डॉक्टर। उसका पिता उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब 4 इंजेक्शन टू हिम, 7 इंजेक्शन टू हिम। तो डॉक्टर उसको 7 इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है। तो इसमें क्वेश्चन देने आपको, विच डिजीज कैन काज्ड बाई डॉग बाइट। विच डिजीज कैन बी काज्ड बाई डॉग बाइट। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होगी, तो आपको बताना है बच्चों, रेबीज होती है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज होती है। उसके बाद में क्या पूछा गया है, दिस डिजीज इज काज्ड बाई विच इन्फेक्टियस डिजीज। तो रेबीज जो होती है वो किसके कारण होती है बच्चों, वो वायरस के कारण होती है। ये भी आपको इसमें लिख देना है कि वायरस, रेबीज जो होती है वो वायरस के कारण होती है। उसके बाद में पूछा गया बी वाले पार्ट में, व्हाट आर वेक्टर्स, नेम 2 वेक्टर बोर्न डिजीज। अब आपको बताया कि बच्चों कि वेक्टर क्या होते हैं। देखो, पैथोजन जो होते हैं, इन्फेक्टियस पैथोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो रोग होते हैं। पैथोजन क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। लेकिन इन पैथोजन को कोई कैरी करने वाला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कैरियर होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे वेक्टर कहलाते हैं। तो कुत्ता जो होता है बच्चों वो क्या है, एक वेक्टर है। जबकि उसके अंदर वायरस है, उसके कुत्ते के अंदर क्या है, वायरस है। लेकिन कुत्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के उस वायरस को फैला रहा है, तो कुत्ते को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। तो उसी प्रकार से ऐसे बीमारियों के नाम बताने हैं जो वेक्टर के कारण से होती है। जैसे वेक्टर के कारण मैं अगर आपको बोलूँ बच्चों कि जो मलेरिया जो डिजीज होती है, मलेरिया वो किसके कारण होती है, मच्छर के काटने से। लेकिन मच्छर में क्या होते हैं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का कार्य कौन करते हैं, वो मच्छर करते हैं। तो मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया को कैरी करते हैं। इसी प्रकार से जो रेबीज होती है वो क्या करते हैं, डॉग करते हैं।
कुत्तों में क्या होती है, रेबीज वायरस होती है, लेकिन उस रेबीज वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का कार्य कुत्ता करते हैं, तो कुत्ता के हुए वेक्टर हुए। इसी प्रकार से अन्य बीमारियां भी होती है, जैसे डेंगू भी होती है हमारी, जो मच्छर के कारण से होती है। तो ये आपको लिखने हैं इसमें नाम। उसके बाद में थर्ड सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, द इंजेक्शन prescribed by the doctor was the vaccine. How these vaccine will save the life of the boy. तो आपको बताना है कि जो डॉक्टर जो वैक्सीन प्रेस्क्राइब करता है, उस वैक्सीन से बच्चे की कैसे मतलब हेल्प होती है। तो देखो जो वैक्सीन जो होती है वो हमारी क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करती है। क्या करती है, एंटीबॉडीज पैदा करती है। और ये एंटीबॉडीज जो होती है, जो हमारे अंदर जो डिजीज गए हैं, यानी जो पैथोजन गए हैं, उनको क्या करती है, किल करती है। और इस प्रकार से उस बच्चे की लाइफ बच जाती है। उसके बाद में इसमें ऑप्शनल में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन इट्स क्योर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो देखिए कि हमें प्रिवेंशन ज़्यादा जरूरी क्यों है बीमारी के, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन इट्स क्योर, कि बीमारी से अच्छा है कि हम परहेज कर लें, ऐसा क्यों। तो देखिए हर बीमारी का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर दे। जैसे एड्स है, एड्स जैसी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता। कैंसर है, इस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कुछ हद तक ठीक कर सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जब ये बीमारियां आ जाती है तो इनको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, उस बीमारी के हमें परहेज करनी चाहिए, प्रिवेंशन जरूरी होता है। तो इस कारण से हम स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन इट्स क्योर। तो इसके बारे में आपको ये लिख देना है। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके लिए हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।